तो ये वेलकम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मून नाइट के एपिसोड 3 के बारे में। और सच कहूँ तो ये शो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होते जा रहा है और मुझे तो खैर तीसरा एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो चलो समझते हैं इसे डीपली। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लाइला को, जो कि एक फेक पासपोर्ट बनवा रही होती है क्योंकि उसे जाना है कायरो, क्योंकि वहाँ पर गया है मार्क स्पेक्टर अपने मिशन के लिए। फिर उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है आर्थर हैरो की तरफ, जहाँ पर वो एमिट की मूर्ति के लोकेशन के पास पहुँच चुका है और वहाँ पर खुदाई का काम चालू कर चुका है। वहीं पर हमारा मार्क स्पेक्टर छतों से कूदते हुए पहुंच जाता है आर्थर हैरो के आदमियों की तरफ और वहां पर उनसे लोकेशन मांगता है कि आखिरकार आर्थर हैरो कहाँ है और एमिट की मूर्ति कहाँ दफन है। पर वो लोग कुछ बताते नहीं हैं और मार्क स्पेक्टर उनके साथ हाथापाई करने लगता है और उन्हें जान से मारने ही वाला होता है। पर तभी वहाँ पर स्टीवन आ जाता है और वो बोलता है कि ऐसा मत कर, जिसके बाद फिर स्टीवन बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। फिर उसके बाद मार्क स्पेक्टर अपनी बॉडी को दोबारा से जैसे तैसे टेक ओवर कर लेता है और उसके बाद फिर वो आर्थर हैरो के गुंडों से वो लोकेशन मांगने लगता है। पर तभी वहाँ पर फिर से स्टीवन आ जाता है और बोलता है कि बस कर दे, मत मार इनको। फिर उसके बाद मार्क जब उठता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उन सारे गुंडों को बहुत ब्रूटल तरीके से जान से मार दिया गया है, सिवाय एक गुंडे के, क्योंकि वो गुंडा एक्चुअली में एक बच्चा था। अब ये सब देख के हो जाता है मार्क का दिमाग खराब, जिसके बाद फिर वो स्टीवन से पूछता है कि तू क्या पागल वागल हो गया है क्या। तो स्टीवन बताता है कि खूना खच्चर का तो शौक तुम रखते हो, तो इन दोनों ने ही कुछ अगर नहीं किया तो किया किसने, मैं जानता हूँ। तो कॉमिक बुक्स में मार्क के पास स्टीवन के अलावा एक और पर्सनालिटी थी, जो कि थी जेक लॉकली की। और मार्क को इस पर्सनालिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ गई थी ताकि वो ग्राउंड पर रहकर होने वाले क्राइम की इन्फॉर्मेशन तलाश कर पाए और फिर उसके बाद मून नाइट बनकर उस क्राइम को रोक दे। इसी वजह से जेक लॉकली एक टैक्सी ड्राइवर है। अब वापस आते हैं मून नाइट के 3rd एपिसोड पे। तो ये सब कांड होने के बाद फिर मार्क स्पेक्टर उस बच्चे को उठाता है और खाई के पास लेकर चला जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो लोकेशन कहाँ है जहाँ पर आर्थर हैरो के आदमी है प्लस एमिट का मूर्ति है। पर वो बच्चा मार्क को कुछ बताता नहीं है और अपने आप को खुद ही खाई में फेंक देता है। तो अब मार्क और खॉन्शू के पास कोई और रास्ता ना होने के कारण उन लोगों को देवताओं को बुलाना पड़ेगा ताकि वो लोग आरोप लगा सके आर्थर हैरो पे कि वो एमिट की मूर्ति निकाल रहा है। पर देवताओं को बुलाना इतना आसान भी नहीं था, जिसकी वजह से खॉन्शू अपना ध्यान खींचने के लिए ताकि देवताएं उस पर नजर डाले, वो सूर्य ग्रहण लगा देता है। फिर उसके बाद हमारा मार्क स्पेक्टर चले जाता है गीज़ा के पवित्र पिरामिड के अंदर और वहीं पे बैठने वाली थी देवताओं की सभा। पर देवताएं खुद तो नहीं आएंगे ना, जिसकी वजह से वो लोग अपने अवतारों को भेजते हैं और उन्हीं के जरिए से बात करते हैं। फिर उसके बाद मार्क स्पेक्टर देवताओं के सामने ये आरोप लगाता है आर्थर हैरो के ऊपर कि वो एमिट की मूर्ति को निकाल रहा है। फिर उसके बाद आर्थर हैरो भी वहाँ चला आता है और उसके बाद फिर मार्क स्पेक्टर से कुछ एविडेंस मांगे जाते हैं आर्थर हैरो के खिलाफ। पर वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं था मार्क स्पेक्टर के पास, जिसकी वजह से आर्थर हैरो को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सभी अवतार चले जाते हैं अपने घर के तरफ। पर यहाँ पर एक अवतार जो कि प्रेम की देवी की अवतार थी, वो मार्क स्पेक्टर की मदद कर देती है, जहाँ पर वो बताती है कि एमिट की मूर्ति को कहाँ दफन किया था वो खुद देवताओं को भी नहीं पता है और वो सिर्फ एक सैनिक को पता है। और उस सैनिक का जब ताबूत मिलेगा तो वहाँ पर ही उसे एक मैप मिलेगा जो कि उसे मदद करेगी एमिट की मूर्ति तक जाने के लिए। जिसके बाद फिर मार्क खोजने लगता है उस ताबूत को और वहीं पर आ जाती है लाइला, जिसके बाद फिर वो हेल्प करती है मार्क को, जहाँ पर वो अपने एक दोस्त के घर लेकर जाती है जो कि हैंडसम था, रिच था, प्लस वो हिस्टोरिकल चीज़ें कलेक्ट करता था और उन्हीं हिस्टोरिकल चीज़ों में एक ताबूत था। जिसके बाद फिर मार्क उस ताबूत को ध्यान से देखता है और वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। पर वहाँ पर स्टीवन उससे रोकता है और वो बोलता है कि यहाँ पर एक रिडल है और इसे रिडल सॉल्व करने के बाद ही मैप मिलेगा। फिर उसके बाद मार्क स्पेक्टर स्टीवन की हेल्प से वो मैप सॉल्व करने लगता है, यानी कि रिडल सॉल्व करने लगता है। जिसके बाद फिर तभी वहाँ पर आ जाता है आर्थर हैरो, जो कि उसके दोस्त यानी कि लाइला के दोस्त को मैनिपुलेट कर देता है। जिसके बाद फिर आर्थर हैरो उस ताबूत को जला देता है अपनी छड़ी की मदद से। जिसके बाद फिर वहाँ पर लड़ाई होने वाली होती है और उसके बाद फिर हमारा मार्क स्पेक्टर बन जाता है मून नाइट। फिर उसके बाद लाइला के दोस्त और उसके आदमियों के साथ लड़ाई हो जाती है मून नाइट की। फिर उसके बाद मून नाइट उन सब की बैंड बजाने लगता है, पर वहीं पर तभी आ जाता है स्टीवन, जिसके बाद फिर वो बन जाता है मिस्टर नाइट। पर वहाँ पर हो रहे थे जानलेवा हमले, जिसके वजह से स्टीवन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और उसके बाद वो अपना कंट्रोल दोबारा से मार्क को दे देता है, जो कि मून नाइट बन जाता है।
पर यहाँ पर वो सारे आदमी मून नाइट के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और उन सारे आदमियों में से एक आदमी ने लायला को भी पकड़ लिया होता है और उसे भी वो मार रहा होता है। और तभी हमारे मार्क स्पेक्टर को जोश चढ़ता है और वो बन जाता है मून नाइट, जिसके बाद फिर वो सबकी बहुत ज़्यादा अच्छे से बैंड बजाता है। जिसके बाद फिर मार्क और लायला वहाँ से निकल जाते हैं उस ताबूत से कुछ बचे हुए टुकड़े लेकर मैप्स के, जो कि जले नहीं थे। जिसके बाद फिर लायला और मार्क उस मैप को बनाने लगते हैं, पर वो मैप मार्क से बन नहीं रहा होता है। तभी मजबूरन उसे कंट्रोल देना पड़ता है स्टीवन को, क्योंकि स्टीवन इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। फिर उसके बाद स्टीवन उस मैप को बनाकर जल्दी से रेडी कर देता है, पर यहाँ पर एक दिक्कत और आ चुकी थी। और यहाँ पर ये दिक्कत ये थी कि ये मैप एक्चुअली में इसके यूज़र को एमिट की मूर्ति तक तभी लेकर जा सकता है जब सितारे वही सारी पोजीशन में हो जैसा कि वो 2000 साल पहले जब ये मैप बना था तब थे। पर सितारे तो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं ना, जिसकी वजह से ये मैप इम्पॉसिबल हो चुका था कि ये अब हमें एमिट की मूर्ति तक लेकर जाएगा। पर यहाँ पर खॉन्शु एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पर वो मून है, यानी कि मून का गॉड है, जिसकी वजह से उसे हर एक रात याद है। यानी कि पृथ्वी जब से बनी है तब से लेकर अब तक की सारी रातें उसे याद हैं, जिसकी वजह से उसने उस पुरानी यानी कि 2000 साल पहली वाली रात को दोबारा से लेकर आया, जिसकी वजह से एमिट की लोकेशन पता चल गई, यानी कि एमिट की मूर्ति की लोकेशन पता चल गई। पर यहाँ पर खॉन्शु को एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर देवताओं ने उसे मूर्ति के अंदर बंद करके रख दिया। तो अब जब खॉन्शु जा चुका है तो क्या मार्क स्पेक्टर के पास मून नाइट वाली कोई पावर्स बची हैं? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मून नाइट के पास यानी कि मार्क स्पेक्टर के पास अब अपनी मून नाइट वाली कोई भी पावर्स नहीं बची हैं, क्योंकि एपिसोड की स्टार्टिंग में ही जब खॉन्शु सूर्य ग्रहण लगाने वाला होता है तभी वो मार्क से कहता है कि हो सकता है कि खॉन्शु को पत्थर की मूर्ति बना दे देवताएं, तो प्लीज़ मुझे छुड़ाने आ जाना। पर मार्क मजाक में ही खॉन्शु से कहता है कि अच्छा होगा और मैं तुम्हें छुड़ाने नहीं आऊँगा। पर उसके बाद फिर हमारा खॉन्शु बोलता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम मेरे कवच के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर साफ साफ उसने बोल दिया है कि अगर वो कैद हो जाएगा पत्थर में तो उसके बाद फिर मार्क स्पेक्टर को उसकी कवच और उसकी पावर्स नहीं मिलेंगी मून नाइट वाली। अब वापस आते हैं मून नाइट के एपिसोड 3 में। तो खॉन्शु जब पत्थर की मूर्ति बन जाता है तो वहाँ पर आता है आर्थर हैरो और वो खॉन्शु से कुछ बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं आज जो भी कर रहा हूँ उसकी वजह तुम ही हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को तुम लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड? मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।